श्री राधा मजेदा, दिस इज सीए निकिता टिंकर, सीए फाइनल ईयर 20 इंटरमीडिएट ईयर 7। तो आज की वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन लॉ की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको बिगिन करते हैं। बताती हूँ, देखो अभी जस्ट हमने 12th पास करी है, तो हम क्या है थोड़ा बिजनेस स्टडीज वाली मूड में रहते हैं। हम बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं। हम जैसे बिजनेस स्टडीज में चीज़ों को समझकर आंसर्स हमेशा खुद ही फ्रेम करते थे, हम पूरा उस जोन में जा चुके हैं कि हम तो आंसर्स बिल्कुल अपने मन से ही लिखेंगे। बट जो लॉ है वो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। लॉ के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेगी, प्लस कीवर्ड्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज आईसीआई डिमांड्स कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो आईसीआई मार्क्स नहीं देगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बिजनेस स्टडीज वाला जोन आपने बनाया था अपना, उससे एक बार बाहर आओ। और अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप थोड़ा लॉ वाले जोन में जाना स्टार्ट करो। लॉ वाले जोन में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने भी पड़ेंगे, प्लस जो कीवर्ड्स है, जो की टर्म्स है आईसीआई की, वो भी याद रखनी पड़ेगी। अब कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स कुछ नहीं है, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके बेसिकली आंसर का क्रक्स फॉर्म करते हैं। जो बेसिकली आपके पर्टिकुलर आंसर का क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्रक्स, एसेंस, वही क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो आप जैसे ही कुछ भी मटेरियल पढ़ रहे हो, कोई भी एक पैरा पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें जो जो मेन कंटेंट है, जो टाइम लिमिट्स है, या जो उस बात का क्रक्स है, वही क्या है, कीवर्ड्स है। और आईसीआई को वो कीवर्ड्स चाहिए उनके आंसर्स में। तो अगर आप कीवर्ड्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि आप अपने बिजनेस स्टडी वाले मोड से बाहर आके अब लॉ पढ़ना स्टार्ट करो। लॉ कैसे पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग प्लस कीवर्ड्स लर्निंग के साथ में। और ये कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप डिट्टो एज इट इज लाइन्स लिखो। आईसीआई सिर्फ आपसे कीवर्ड्स एक्सपेक्ट करती है। तो ये जो अगर आपको माइंड में ये भी किसने कंसेप्ट डाल दिया है, आपके माइंड में ये फियर क्रिएट कर दिया है कि पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कीवर्ड्स याद करने, क्रक्स, मेन एसेंस वाले जो वर्ड्स है वो आपको एज इट इज लिखने होते हैं। पूरे की पूरी लाइन्स एज इट इज कोई नहीं लिख सकता, और ना ही आईसीआई डिमांड करती है। तो आपको सबसे पहला काम तो ये जो आपकी माइंड में अगर किसी ने डर बिठाया है तो उसको भी बाहर निकाल कर फेंक दो। दूसरा, हम क्या करने वाले हैं, आपका जो पूरा सिलेबस है मैंने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका सिलेबस का पहला पार्ट बनाओ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, एक है कंपनीज एक्ट का चैप्टर आपके पास, एक है एलएलपी एक्ट का चैप्टर, एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। इन चारों को एक एक पार्ट बनाओ। इन चारों को एक साथ पढ़ सकते हो क्योंकि एक एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़े छोटे भी हैं, तो आप इनको इजीली टैकल कर सकते हो, स्कोरिंग भी ज़्यादा रहेंगे। तो एक आपका पार्ट ये बन जाएगा। फिर आप एक पार्ट बनाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपके लॉ का ये बेस फॉर्म करेगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा आप टाइम देके पढ़ोगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर थर्ड पार्ट बनाओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको थोड़ा टाइम देकर अच्छे से पढ़ो। और फिर चौथा पार्ट है पार्टनरशिप एक्ट का। तो आप इस तरीके से अगर अपना सिलेबस डिवाइड करके पढ़ोगे, पहले आप ये इजी चैप्टर्स पिक करो, उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो। अगर इनमें से कोई आपको और इजी लगता हो तो आप थोड़ा बहुत सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इजी टू हार्ड की तरफ जाना है, तो आपको लॉ अपने आप इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो डर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ो। नेक्स्ट चीज आती है कि हम बेसिकली स्टडी मटेरियल, ये जो लॉ का टेक्निकल स्टडी मटेरियल है, इसको पढ़े कैसे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसकी। तो देखो, आप सबसे पहले तो नॉर्मली 2-4 दिन रीडिंग करना स्टार्ट करो। आपको हो सकता है 30, 40, 50% ही समझ में आएगा, बट आप रोज पढ़ना स्टार्ट करो, रोज रीड करना स्टार्ट करो, और आप ग्रेजुअली आप नोटिस करोगे कि आपको कंटेंट अब समझ में आने लग गया है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको लॉ की लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। क्या, लॉ की लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स डिमांड्स दैट। अब हम करने ही क्या करते ही क्या है, हम लॉ का इंटरप्रिटेशन ही तो कर रहे होते हैं। तो आपको लॉ की लैंग्वेज सीखनी तो पड़ेगी। सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, चीजें धीरे धीरे आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपको कैसे पढ़ना है, रोज पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर जब आपको थोड़ा फ्लो आपका बैठने लग जाए तब आपको क्या करना है बेसिकली कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तब आपको, जब आप 2-4 बार ऐसे 2-4 दिन आप ऐसे करने लग जाओगे, फिर ग्रेजुअली आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर लाइन का एक तो एसेंस क्या है, प्लस इसमें कीवर्ड्स भी क्या है। तो आप स्टडी मटेरियल में वो कीवर्ड्स मार्क करते चलो। तो आप एक बार रीडिंग लगाओ, उस टाइम पे कीवर्ड्स आपने मार्क कर दिए, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे ही वो चैप्टर एंड हो जाए, इमिजिएटली उसका रिविजन कर लो। अगर कुछ चैप्टर्स में क्या है सब यूनिट्स दे रखी है तो आप एक यूनिट को खत्म करो, उसके बाद उसका इमिजिएटली क्या कर लो, रिविजन कर लो। तो आपको फर्स्ट एक बार रीडिंग करनी है, उसके बाद उसका इमिजिएटली रिविजन करना है। क्या इमिजिएटली रिविजन करना है? तो आपके माइंड में वो चीजें बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगी। और डे एंड पे क्या करो, जितना भी आज पढ़ा है उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। और अगर अभी आपकी क्लासेस चल रही है और अभी आप साथ में क्लासेस कर रहे हो तो आपको क्लासेस के साथ में पता है क्या करना है, आप रोज जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस दिन सिर्फ उतना कंटेंट एक बार 10 मिनट देकर, कितना 10 मिनट देकर गो थ्रू कर लो। क्या गो थ्रू कर लो, आपको रियलाइज नहीं होगा बट धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी मच एफर्ट्स। तो इससे बेटर तो क्या होगा कि आप सिर्फ 10 मिनट दे रहे हो रोज और आपके माइंड में चीजें रिटेन होना स्टार्ट हो गई। तो जब आपकी क्लासेस चल रही हो आप बस जितना आपको डेली पढ़ाया जा रहा है उसको 10 मिनट 15 मिनट देकर रिवाइज कर लो, उतना सफिशिएंट है। और जब आप फुल रिविजन मोड में आओगे तब आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, चैप्टर खत्म होने के बाद उसका इमीडिएटली दोबारा रिविजन करना है। और डे एंड पर आज जितना भी पढ़ा है उसको दोबारा से एक और बार रिवाइज कर लो। तो एक ही दिन में आपका 3 बार रिविजन हो जाएगा एक ही चैप्टर का। तो इससे आपका रिटेंशन बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। प्लस सपोज आपने एक बार के लिए, अगर आपने एक रिविजन में अपने लॉ को सपोज 10 दिन दिए हैं या 7 दिन दिए हैं, वट एवर इट इज, जितने भी दिन दिए हैं उसमें क्या करो आप 15% टाइम, कितना 15% टाइम। तो अगर 10 दिन दिए तो 1.5 डेज, उसमें आप स्पेसिफिक अलोकेट करो कि आप इस 1.5 डे में एक बार रॉ का पूरा कोर्स का दोबारा से रिविजन करोगे। तो इस तरीके से आप एक ही रिविजन में सिंगल आपने रिविजन 10 डेज का किया है और उसमें आप लॉ को 4 बार पढ़ लोगे। कितनी बार? 4 बार। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि आपका रिटेंशन कितना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होने वाला है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है और यूज करने के बाद मुझे जरूर बताना कि ये काम आई या नहीं आई। नेक्स्ट चीज, एक और काम करो कि जो भी लिमिट्स हैं, जो भी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड्स वगैरह आपके लॉ में यूज हो रही हैं, कंपनीज एक्ट में, जिस भी एक्ट में आपके यूज हो रहे हैं, उनको एक कॉपी के लास्ट में, आपकी जो लॉ की नोटबुक है उसके लास्ट में, या जो जहां भी आपने जो मटेरियल आप रेफर कर रहे हो उसके लास्ट में लिखते जाओ विद ईच चैप्टर। तो आपका एक तरीके से समरी भी क्रिएट होती जाएगी और ये समरी आपको एग्जाम वाले दिन से जस्ट पहले बहुत यूज आने वाली है। तो ये समरी आपको बना लेनी चाहिए। प्लस जितनी भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पेनल्टीज वगैरह दे रखी है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पेनल्टी है तो सारी पेनल्टी तो याद नहीं करनी होती, सिर्फ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज आपको याद रखनी पड़ती है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट पेनल्टी है तो सिर्फ उस पेनल्टी को भी आप लिख सकते हो। फिर एक और चीज, आपको MTP RTP भी करनी है, इसको गलती से भी छोड़ मत देना। MTP RTP देखो करनी कब की है, एक तो आपके अटेम्प्ट की करनी है, क्या पुरानी भी करनी है? देखो मैं सजेस्ट करूंगी इफ यू हैव सो मच टाइम आप कर सकते हो, बट सजेस्टेड ये है कि आप खुद के अटेम्प्ट की तो कर ही लेना। तो खुद के अटेम्प्ट की तो आपको करनी ही करनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो बाकी पुरानी भी आप देख सकते हो। लास्ट चीज, आंसर्स को कैसे फ्रेम करना, क्वेश्चंस बेसिकली कैसे करने भी है या नहीं। तो देखो क्वेश्चंस करने का सही मेथड तो ये है कि आप क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे तब तक, अभी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही लॉ को अप्रोच करने वाले हो आप लोग, तो आपको आंसर राइटिंग पैटर्न तो समझना पड़ेगा। वो आप तभी समझ पाओगे जब थोड़े आप क्वेश्चंस देखोगे। तो आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ICSE स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने ही है। और उसके अलावा अगर आप पास के देखना चाहते हो तो आप फिर टाइम, आपके पास टाइम कितना है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट ICSE मैट के क्वेश्चंस पे आप कर लोगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट के लिए आप मत जाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो, बिकॉज
क्वेश्चन जनरली नया आने वाला है, केस स्टडी पूछेगा, उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आपको प्रोविजन पता हो। तो अगर आपको प्रोविजन पता है, आपको आंसर फ्रेम करना आता है, तो आप खुद से लिख दोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आंसर फ्रेम कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप बताया करो इशू इन्वॉल्व क्या है पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस स्टडी में दिक्कत आ क्या रही है। तो आप इशू बताओगे एक दो लाइन का, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप बताओगे कि कौन सा प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल है और उस प्रोविजन में कहा क्या गया है। तो ये आपका सपोज 3 से 5 लाइन का कुछ हो जाएगा प्रोविजन। इसमें आपको सेक्शन कोड करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो एज पर दी कंपनीज लॉ या एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट, एज पर दी LLP लॉ, इस तरीके से आप लिखकर छोड़ सकते हो। आपको सेक्शन कोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गलती से भी एनर्जी वेस्ट मत करना सेक्शन लर्न करने में। फिर उसके बाद आप बता दो कि पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन का कैसे इम्प्लीकेशन आ रहा है, ये उसने बेसिकली कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो आपको बेसिकली एनालिसिस करके देना है। तो 3 to 6 लाइन का बेसिकली एक एनालिसिस हो जाएगा और लास्ट में आप कंक्लूजन ज़रूर दे देना। कंक्लूजन भी वही 1-2 लाइन का आएगा मैक्स टू मैक्स। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए इन पूरे पैराज में। तो आप इनको पैराज बनाओगे, इनकी हेडिंग्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पैराज सेग्रीगेट कर देना, दैट वुड बी सफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कर देना। क्या? अंडरलाइन किस इनको? कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स भाई हमने एक तो इतनी मुश्किल से याद करे, वो एग्जामिनर को दिखे भी नहीं तो क्या मतलब। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर कर देना। जो भी आप क्रक्स मेन एसेंस लिख रहे हो, कोई भी अगर आप टाइमलाइंस लिख रहे हो, कोई पेनल्टी लिख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट लिमिट्स लिख रहे हो, तो आप उसको क्या करते चलोगे, अंडरलाइन करते चलोगे, सो दैट एग्जामिनर को सबसे पहले वो ही दिखे और वो समझ जाए कि आपको आता है और आपको फटाफट से मार्क्स दे दे। सो आंसर फ्रेमिंग का ये बेस्ट मेथड है, इसके थ्रू आप आंसर्स लिखिए। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट तो दे ही लेने चाहिए, क्योंकि लॉ नया सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जो आपको दिक्कत आती है लॉ में, वो यहाँ से आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप आई ट्राइड कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कमेंट्स में ज़रूर लिख देना राधे कृष्ण।